हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और पीडीएफ मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का संस्कृत क्रैश कोर्स 600 प्लस इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 4 करवाने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि हम संस्कृत क्रैश कोर्स में आपके लिए टोटल 12 क्लास लाएंगे और 12 क्लास में 600 प्लस इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को ले लिया गया है। और यह इस क्रैश कोर्स का पार्ट 4 है। अगर आपने इसका 1 से लेकर 3 तक के क्लास की वीडियो को अटेंड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके 1 से लेकर 3 तक के क्लास को भी जरूर अटेंड कर लीजिए। तो चलिए इसमें पार्ट 4 में चौथे क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, येंग अंग विकारक सूत्र का उदाहरण कौन है। येंग अंग विकारक सूत्र का जो उदाहरण है इनमें से कौन सा वाक्य है। सपृष्ठ कुब्ज अस्ति, सपृष्ठेन कुब्ज अस्ति, सीता मनसा पठति अर्जुन बाणेन मृगम हंतवान, या पितरः सपुत्रम गृह गतः। पितृ पिता के साथ पुत्र घर जा रहा है, अर्जुन के बाण से जो हिरण है उसका मृत्यु हो गया, सीता मनसा पढ़ती, सीता मन को पढ़ती है, और सपृष्ठेन कुब्ज अस्ति। तो यह जो येंग विकार है इस सूत्र का जो उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सपृष्ठेन कुब्ज अस्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सपृष्ठेन कुब्ज अस्ति। अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, आपने इन क्वेश्चन को पढ़ रखा है, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए क्वेश्चन नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और सिर्फ मुझ पर बिलीव करके याद करते हुए चलिएगा। इस वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने हुए रहिएगा। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छे से समझते हुए चलें। तो पूर्व पदार्थ प्रधान हो ब्लैंक, खाली स्थान में उपयुक्त पद भरे। मतलब कि ये 4 प्रकार का समास है और पूछा जा रहा है कि इनमें से किस समास का पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का, अव्ययीभाव समास का, क्रमधारय समास का, या फिर बहुव्रीहि समास का। तो जो अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययी भाव समास, इसी का हमेशा पहला पद प्रधान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्ययी भाव। किस समास का पहला पद विशेषण होता है। इससे पहले आपने पढ़ा कि अव्ययी भाव समास का तो पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है। लेकिन इन चारों समास में से ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद विशेषण होता है। द्वंद्व समास का, द्विगु समास का हम आपको बता देते हैं कि द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है और यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। क्रमधारय समास या फिर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, क्रमधारय समास का ही पहला पद विशेषण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रमधारय। किस समास का पहला पद विशेषण होता है, तो क्रमधारय पद का पहला पद विशेषण होता है। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृते साहित्यम, संस्कृतेन साहित्यम, या फिर संस्कृतम साहित्यम। तो संस्कृत साहित्यम का जो विग्रह होगा, जो विच्छेद होगा, वह हो जाएगा संस्कृतस्य साहित्यम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत साहित्यम का विग्रह होगा। त्रयाणाम भुवनाम समारः, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः में कौन सा शब्द बनेगा। त्रिभुवन त्रयम, त्रिभुवनम, त्रिभुवनानि, या फिर त्रिभुवने। तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः से जो शब्द बनेगा वह शब्द बन जाएगा त्रिभुवनम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिभुवनम शब्द से त्रयाणाम भुवनाम समाहारः शब्द बनेगा। मतलब 3 भुवाओं का समाहार, 3 भुजाओं का समाहार त्रिभुजा बनेगा। तो इसका सही आंसर त्रिभुवन, 3 भवन वाला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिभुवनम। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है। जो साहित्य ग्रंथ होते हैं उनमें जो केशांत संस्कार है उस संस्कार का नाम क्या है। उपनयन, समावर्तन, वेद आरंभ, या फिर गोदान। तो साहित्य ग्रंथों में जो केशांत संस्कार है उसका जो नामांतर है वह गोदान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदान। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का जो नामांतर है वह गोदान है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यह जो नीति श्लोका पाठ है यह किस ग्रंथ से लिया गया है। विदुर नीति से, शुक्र नीति से, नीति शतक से, या फिर चाणक्य नीति दर्पण से। तो यह जो नीति श्लोक है यह नीति शतक से लिया गया एक श्लोक है, एक पाठ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नीति शतक ग्रंथ से लिया गया पाठ नीति श्लोका है।
अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोस्तों को त्याग देना चाहिए। अगर आप अपनी उन्नति को चाहते हैं, आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको कितने दोस्त को त्यागना पड़ेगा, कितने दोस्तों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 7 दोस्त को, 6 दोस्तों को, 5 दोस्तों को या फिर 8 दोस्तों को। तो आपको अपने 6 दोस्तों को त्यागना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, तभी आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 6। अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 दोस्तों को त्याग देना चाहिए। रूप की रक्षा किससे होती है। अगर आप रूप की रक्षा करना चाहते हैं तो रूप की रक्षा किससे होगी, सत्य से, योग से, मृज्या से या फिर वृत्ति से। रूप की रक्षा हमेशा वृत्ति से होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वृत्ति से। रूप की रक्षा वृत्ति से होती है। भीखन टोला गांव कहाँ है। आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि राम प्रवेश राम भीखन टोला का रहने वाला था, और राम प्रवेश राम को एक शिक्षक लेने आए थे जब वह भीखन टोला में खेल रहा था। और जब राम प्रवेश राम को वह शिक्षक लेके गए थे तो वह बहुत ही अच्छे स्नातक में उसने प्रथम शिक्षा को प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया था। तो ये जो भीखन टोला गाँव है, भीखन टोला गाँव कहाँ है। यह जो कहानी लिया गया है, यह भीखन टोला गाँव से लिया गया है। और यह कहानी किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में या फिर बिहार में। तो यह जो भीखन टोला गाँव है यह बिहार राज्य में है। बहुत ही गर्व की बात है कि यह बिहार राज्य में, बिहार राज्य पर यह कहानी बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राम प्रवेश राम की कहानी बिहार से है। भीखन टोला गाँव कहाँ है, तो भीखन टोला गाँव बिहार में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। जो वैदिक साहित्य होता है उसका अंतिम भाग क्या होता है, उपनिषद, संहिता, आरण्य या फिर ब्राह्मण ग्रंथ। तो वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग होता है उस अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। अनु से भी छोटा क्या है। इस टाइप के जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। तो अणु से भी छोटा क्या है, आत्मा है, परमात्मा है, पर्वत है या फिर हाथी है। तो अणु से भी छोटा है वह आत्मा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आत्मा। अणु से भी छोटा क्या है, तो अणु से भी छोटा आत्मा है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा। यह जो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रशेखर के द्वारा, वीरेश्वर के द्वारा, राजशेखर के द्वारा या फिर हिमांशु शेखर के द्वारा। तो यह जो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है यह राजशेखर ने लिखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजशेखर। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। यह जो पाटलिपुत्र है, जो पटना है, किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गंगा के, ब्रह्मपुत्र के या फिर सोन नदी के किनारे। तो जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे, और एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा पुल है वह भी गंगा नदी पर बनाया गया, जिस पुल का नाम है गांधी सेतु पुल। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल गंगा नदी पर बनाया गया है और वह उस पुल का नाम है गांधी सेतु पुल। और पाटलिपुत्र भी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा। विद्यापति कौन थे। जो विद्यापति थे ये कौन थे, एक मैथिली कवि थे, मगही कवि थे, आंग्ल कवि थे या फिर भोजपुरी कवि थे। तो जो विद्यापति थे ये एक मैथिली कवि थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा मैथिली कवि। विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने इसके व्याख्या के वीडियो को भी बनाया है। और अगर आपने 5 चैप्टर के हमने इसके व्याख्या को वीडियो बनाया था, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर व्याख्या की वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल में ही प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत संपूर्ण व्याख्या की प्लेलिस्ट में इन सभी के व्याख्या को पढ़ सकते हैं कि कैसे हमने पाठ को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, फिर हेमंत ऋतु में। तो ये जो पाटलिपुत्र था उस पाटलिपुत्र में, पटना में कौमुदी महोत्सव हमेशा शीतकालीन में शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शरद ऋतु। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। जो नीतिकार हैं उन नीतिकारों के द्वारा शत्रु किसे माना गया है। आलस्य को, क्रोध को, क्षमा को या फिर बल को। तो नीतिकार के द्वारा जो शत्रु माना गया है क्रोध को माना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रोध को। नीतिकारों द्वारा शत्रु क्रोध को माना गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। जो महर्षि याज्ञवल्क्य हैं उनकी पत्नी का नाम क्या था। मैत्रेयी, गार्गी, अपाला या फिर उर्वशी। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी उनका नाम मैत्रेयी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैत्रेयी। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। जो जनक की सभा हुई थी उसमें जो शास्त्रार्थ कुशल महिला थी, शास्त्र से मतलब बहुत ही कुशल थी, वह महिला का नाम क्या था। गार्गी, वाचकनवी, यामी, इंद्राणी या फिर वागंभरिणी। तो जो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला थी उसका नाम था गार्गी वाचकनवी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा गार्गी वाचकनवी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल की महिला थी। विजयांका किस कल्प की कवित्री थी। जो विजयांका यह किस प्रकार की कवित्री थी, किस कल्प की कवित्री थी। द्वितीय कल्प की, प्रथम कल्प की, चतुर्थ कल्प की या फिर तृतीय कल्प की। यह संस्कृत में काउंटर है। द्वितीय मतलब होता है दूसरा, चतुर्थ मतलब होता है दूसरा, चतुर्थ मतलब होता है चौथा, प्रथम मतलब होता है पहला और तृतीय मतलब होता है तीसरा। तो जो विजयांका थी वह पहली कल्प की कवित्री थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा प्रथम। विजयांका प्रथम कल्प की कवित्री थी। गायंती देवा कील गीत कहानी
गायंती गेवा कील गीतकानी ब्लैंक पुरुष श्रुतवाद पद्य किस पुराण से लिया गया है। ये 4 प्रकार का पुराण का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि यह जो पंक्ति है यह किस पुराण से लिया गया है। गायंती देवा कील गीतकानी पुरुषन श्रुतवाद, मतलब देव गा रहे हैं, यह जो पंक्ति है यह किस पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, मत्स्य पुराण से या फिर गरुड़ पुराण से। तो यह जो पंक्ति है यह विष्णु पुराण से लिया गया पंक्ति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु पुराण। गायंती देवा कील गीत कहानी ब्लैंक विष्णु पुराण पुरुष श्रुतवाद, तो यह जो पद है यह विष्णु पुराण से लिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा विष्णु पुराण। इसका हम आपको ट्रांसलेशन भी बताते, लेकिन ये पूरा ट्रांसलेशन नहीं है। अच्छा बड़ा यह पंक्ति था, उसको शुरू का पार्ट और लास्ट का पार्ट लिखा गया, इसलिए हम आपको इसका ट्रांसलेशन क्या बताएं। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। ये जो भारत महिमा पाठ था, उस भारत महिमा पाठ से लेखक हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। देशभक्ति सिखाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार, जीव हत्या या फिर अधिकार प्रदर्शन। तो भारत महिमा पाठ का जो मुख्य संदेश था वह देशभक्ति था, कि हम लोगों को देश के प्रति पैट्रियोट होना चाहिए, देशभक्ति करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा देशभक्ति। भारत महिमा पाठ का जो मुख्य संदेश है वह देशभक्ति है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुल संस्कार कितने होते हैं, 16, 14, 18 या फिर 5। तो संस्कारों की जो कुल संख्या वह 16 है। कुल संस्कार 16 होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा संस्कारों की जो कुल संख्या। कई बार संस्कृत में क्वेश्चन आता है तो 16 को संस्कृत में षोडश कहा जाता है, तो आपको षोडश रहे या फिर 16 रहे, दोनों को सही मारना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। यह जो गोदान है यह किस संस्कार का बहुत ही मुख्य कर्म है। विवाह संस्कार का, गृह संस्कार का, केशांत संस्कार का या फिर अंत्येष्टि संस्कार का। तो जो गोदान है यह केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदान केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। परम तृप्ति किसमें मिलती है। जो परम तृप्ति है यह किस में मिलती है। विद्या में मिलती है, समा मिलती है, अहिंसा में मिलती है या फिर धर्म में मिलती है। तो जो परम तृप्ति है यह अहिंसा में मिलती है। बिना अहिंसा के कोई काम कर लिया जाए उसमें बहुत ज़्यादा परम तृप्ति मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहिंसा। परम तृप्ति किससे मिलती है, तो परम तृप्ति अहिंसा से मिलती है। नरक के कितने द्वार होते हैं, 3, 5, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन यह है कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के कुल 3 द्वार होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 द्वार। नरक के कुल 3 द्वार होते हैं और संस्कार कुल 16 होते हैं। कर्मवीर कथा का नायक कौन है। नायक का मतलब होता है प्रमुख पात्र की। जो कर्मवीर कथा है उस कथा का जो प्रमुख पात्र है वह कौन है। राम प्रवेश राम है, राम अवतार शर्मा है, प्रहलाद उपाध्याय है, फिर महावीर सिंह है। तो जो कर्मवीर कथा था उस कर्मवीर कथा का जो भीखन टोला गांव में जो वह व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम राम प्रवेश राम था और वही कर्मवीर कथा का नायक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का नायक है। छात्रों का तप क्या है। आप छात्र हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का तप क्या है, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको तप होगा। अध्ययन, आलस्य, क्रोध या फिर समा। तो जो छात्रों का तप होता है वह अध्ययन होता है। आप जितना अधिक हो सकते हैं उतना अधिक पढ़िए, उतना अधिक अच्छे से पढ़िएगा, वही आपका तप होगा। तो छात्रों का तप क्या है, तो छात्रों का तप अध्ययन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अध्ययन। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। जो स्वामी दयानंद जी थे उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी के द्वारा कब की गई थी। 1975 में, 1875 में, 1799 या फिर 1885 ईस्वी में। तो स्वामी दयानंद जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। विरजानंद किसके गुरु थे। ये जो विरजानंद थे ये किसके गुरु थे। स्वामी दयानंद के, विवेकानंद के, महावीर के या फिर गौतम बुद्ध के। तो जो विरजानंद थे ये स्वामी दयानंद जी के ही गुरु थे। विरजानंद से ही स्वामी दयानंद जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्वामी दयानंद। विरजानंद किसके गुरु थे, तो विरजानंद स्वामी दयानंद जी के गुरु थे। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। अर्थात जो स्वामी दयानंद जी का परिवार था वह किसका उपासक था, किस मतलब ईश्वर को ज़्यादा मानता था। शिव को, विष्णु का उपासक था, ब्रह्मा का या फिर नारद का। तो जो स्वामी दयानंद का परिवार था वह शिव का उपासक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा शिव का। स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संस्कृत है। यह जो पाठ है मंदाकिनी वर्णनम यह किस ग्रंथ से लिया गया पाठ है। रघुवंशम से, कुमार संभवम से, वाल्मीकि होना चाहिए था, वाल्मीकि रामायण से या फिर रामचरितमानस से। तो यह जो मंदाकिनी वर्ण पाठ है यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया पाठ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाल्मीकि रामायण। कर्णस्य दानवीरता पाठ भाष के किस रूपक का भाग विशेष है। ये जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है यह भाषा के किस रूप का भाग विशेष है। कर्णभारम,
स्वपन वास स्वपन वासवदत्तम, जर उघरम्बम या फिर महाभारत। तो यह जो पाठ है कर्णस्य दानवीरता, यह भास के किस रूपक का विशेष भाग है? तो यह उसके कर्णभारम, क्योंकि कर्ण के दानवीरता की बात की जा रही है तो उसका जो रूपक का भाग विशेष हो जाएगा वह कर्णभारम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्णभारम। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? अगर किसी राष्ट्र के बीच द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, तो उसका कारण क्या है? दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, परोपकार, भाषा या फिर जनजाति जाति। तो जो राष्ट्रों के बीच के द्वेष का कारण होता है वह दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रों के बीच के द्वेष का जो कारण है वह दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष है। स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? जो स्वच्छंद है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? स्वद जोड़ छंद, स्व जोड़ छंद, स्व जोड़ छंदम या फिर स्वतः जोड़ छंदम। तो जो स्वच्छ छंदम का संधि विच्छेद होगा वह सब जोड़ छंदम होगा। हमने आपको बताया था कि संधि विच्छेद उसे कहा जाता है जो टूटकर दोनों शब्दों का अपना अपना एक अर्थ होता है। तो सब जोड़ छंदम यही एक अपना अर्थ निकालता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब जोड़ छंदम, स्वजंदम का संधि विच्छेद हो जाएगा। विद्या जोड़ एका, विद्या जोड़ एका की संधि क्या होगी? अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? विद्येका, विद्योका, विद्यिका या फिर विदायिका। तो अगर आप विद्या जोड़ एका की संधि को करेंगे तो इससे जो संधि बनेगी वह विद्यिका बनेगी। विद्या जोड़ एका की जो संधि होगी वह विद्यिका होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यिका। अ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अगर अ और अ को जोड़ा जाए तो इसके जो मेल होगा उसके मेल से नया वर्ण बनेगा। वह नया वर्ण क्या होगा? अव, आव, आ या फिर व। तो अ जोड़ ए के मेल से जो नया वर्ण बनता है वह अ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा अव। अ जोड़ अ जोड़ ओ से जो नया वर्ण बनता है वह अ बनता है। इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है? इतः जोड़ ततः, यह जो डबल डॉट होता है इस डबल डॉट को विसर्ग कहा जाता है। यह जो डबल डॉट होता है जो लास्ट में, इतः के लास्ट में भी डबल डॉट है और ततः के लास्ट में भी डबल डॉट है। तो इतः जोड़ ततः यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा विसर्ग, क्योंकि इसको विसर्ग पढ़ा जाता है डबल डॉट को। तो इतः जोड़ ततः की संधि का उदाहरण, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा विसर्ग संधि। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? जो मूर्ति पूजा है अगर इसका समास विग्रह किया जाए तो क्या होगा? मूर्ति अस्य पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजनम या फिर मूर्तिका पूजा। तो जो मूर्ति पूजा का समास विग्रह होगा वह मूर्तिका पूजा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मूर्तिका पूजा। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? तो मूर्ति पूजा का जो समास विग्रह होगा वह मूर्तिका पूजा होगा। मूर्तिका पूजा मूर्ति पूजा का समास विग्रह हो जाएगा। संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? जो संस्कृत से शिक्षा है अगर इसका समस्त पूछा जाए आपसे तो इसका समस्त पद क्या होगा? संस्कृत शिक्षा, संस्कृति शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत अस्य शिक्षा, इसका जो समस्त पद होगा वह इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृत अस्य शिक्षा का समस्त पद इनमें से कोई भी नहीं होगा। गोल गृह में कौन सा समास है? जो गोल गृह में इसमें कौन सा समास है? क्रमधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व या फिर नंग समास। तो गोल गृह में जो समास है वह क्रमधारय समास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्रमधारय समास। अभी आप इन संस्कृत ग्रामर के क्वेश्चंस को सिर्फ समझते हुए चलिए। हम ग्रामर के वीडियोस भी सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें आपको ग्रामर समझ आएगा। अगर आप अभी सिर्फ इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं तो सेम ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, और अगर आप इन क्वेश्चन को अभी से समझ लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही गुड तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाइएगा। अगर आप इन क्वेश्चन को मेरे द्वारा पढ़े हुए रहिएगा और अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप इसका बिल्कुल ही सही आंसर टिक करके आइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रमधारय। द्विगु समास का उदाहरण है। जो द्विगु समास है इसका क्या उदाहरण है? पंचवटी, यथाशक्ति, घनश्याम या फिर दशानन। तो इसमें तो दोनों के दोनों उदाहरण हो जाता है द्विगु। द्विगु का हमने आपको बताया था कि द्विगु समास उसे कहा जाता है जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। तो पंचवटी इसमें भी संख्यावाचक है और दशानन इसमें भी संख्यावाचक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों का दोनों सही हो जाएगा। जो 92 का सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों हो जाएगा, दशानन भी और पंचवटी भी। यतस्य निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है? यतस्य निर्धारणम सूत्र का जो उदाहरण वाक्य है इनमें से कौन सा है? कविषु कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, उदिते सूर्य कमले विकसति, मह्यम संस्कृतम रोचते या फिर रमेशस्य गणेशाय शतम धारयति। यतस्य निर्धारणम सूत्र का जो उदाहरण वाक्य हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए कविषु कविनाम कालिदास श्रेष्ठ थी। मतलब कवियों में जो कालिदास है वह सबसे श्रेष्ठ है। यही यतस् निर्धारम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कविषु कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, गांव में
मतलब कि गांव में चारों ओर वृक्ष उग गए हैं। तो वाक्य में जो ग्रामम पद है उसका द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? उभयता योग्य द्वितीय, क्रिया विशेषण द्वितीय, कर्मणि द्वितीय या फिर भावे सप्तमी। तो यह जो ग्रामम उभयता वृक्षा संति है, इसमें जो ग्रामम पद है इसका जो द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र होगा वह उभयता योग्य द्वितीय होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा उभयता योग्य द्वितीय। स सज्जनम प्रतीयते, स सज्जन प्रतीयते वाक्य में देखते स्थान से कौन सा पद होगा? मतलब कि वह सज्जन प्रतीत होता है किस चीज़ से? वस्त्र से, वस्त्रम से, वस्त्रम से या फिर वस्त्रात से। तो स वस्त्रम सज्जनम प्रतीयते, वह वस्त्र से बहुत ही सज्जन प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वस्त्रन, स वस्त्रन सज्जनम प्रतीयते। नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? यह जो नमः है इस नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? चतुर्थी, तृतीय, पंचमी या फिर सप्तमी, सातवीं, पांचवी, तीसरी या फिर चौथी। तो जो नमः है इसके अर्थ में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा चतुर्थी। किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो हमने आपको बताया था कि उपसर्ग उसे कहा जाता है जो किसी वाक्य नहीं शब्द के शुरू में आता है, और प्रत्यय उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में आता है। तो आ देख लीजिए आप, इन तीनों शब्दों में से किसके आगे? आकार है, आशा इसमें है, अशेष इसमें भी है और इनमें से कोई इसमें भी है। तो इनमें से जो आ उपसर्ग का सही वाक्य हो जाएगा वह आकार हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि जब इनको जोड़ा जाता है तो आ जोड़ कार है, दोनों का एक अपना अपना अर्थ निकलना चाहिए। तो आ जोड़ सा से दोनों का अपना अपना अर्थ नहीं निकलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आकार है। किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो आकारा में आ उपसर्ग है। दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा, दुरात्मा में दुर उपसर्ग है, दुर जोड़ आत्मा, तो दुरात्मा बनता है। इसका अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो दोनों का अपना एक अलग अर्थ निकलना चाहिए। तो दुरात्मा शब्द में जो उपसर्ग होगा दुर जोड़ आत्मा, दुरात्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दुर। दुरात्मा में जो उपसर्ग है वह दुर उपसर्ग है। स्था धातु के लिट, जो स्था धातु है उसका लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? स्थास्यति, तिष्ठति, स्थास्यन्ति या फिर तिष्ठन्ति। तो जो स्था धातु का लट लकार है, लकार टोटल 5 होते हैं, तो स्था धातु का लट लकार का जो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है वह तिष्ठति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तिष्ठति। स्था धातु के लिए लट लकार प्रथम पुरुष का जो एक वचन रूप है वह तिष्ठति है। पास्यामी किस लकार का रूप है? यह जो पास्यामी है यह किस लकार का रूप है? लट लकार का, लोट लकार का, लिट लकार का या फिर लंग लकार का। तो जो पास्यामी है यह लिरिट लकार का रूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लिरिट। पास्यामी किस लकार का रूप है? तो पास्यामी लिरिट लकार का रूप है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सिर्फ समझ लीजिएगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर लें और इसके पीडीएफ को पढ़ें। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, इसके पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाता है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए। 100% अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं तो संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 4था क्लास था। इसके बाद इसका 8 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन 12 क्लास को अटेंड कर लेते हैं क्रैश कोर्स के, तो आप 100% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है, और आप अपना फीडबैक भी कमेंट के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।